और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से आपको पता है कि ओविडक्ट इज द साइट ऑफ पेरिकिनेसिस और फर्टिलाइजेशन। एक और स्पर्म की देख यहाँ पे इस जगह पे यूनियन होती है और उसके रिजल्ट में एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का नेम होता है जाइगोट। एक और स्पर्म की यूनियन हुई तो उसके रिजल्ट में जाइगोट बन गया है और जाइगोट बनने के बाद जैसे अगर जाइगोट को हम कहें कि डे 1 है तो ऐसा ऐसा उसके अंदर जो है चेंजेस होने का शुरू होगा। सिंगल सेल जाइगोट सबसे पहले 2 सेल्स में डिवाइड होता है, 2 सेल के बाद 4 सेल में डिवाइड होगा और जब 4 सेल में डिवाइड होगा तो आगे 8 सेल में डिवाइड होगा। इस तरह से जो है मल्टीप्लिकेशन का अमल जारी होता है। 8 सेल स्टेज होगा, ये 4 सेल स्टेज है और ये 8 सेल स्टेज है और ये 2 सेल स्टेज है। तो जाइगोट फाउंडेशन ऑफ न्यू लाइफ होता है। तो जो इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जो डेवलपिंग यंग वन जो आगे मदर की बॉडी के अंदर डेवलप होगा वो इस सिंगल सेल जाइगोट से होता है। जाहिर है जब सिंगल सेल जाइगोट से होता है तो इसमें सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स होती है। सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है सिंगल सेल जाइगोट उसमें माइटोसिस होगी, एक सेल में 2 सेल बन जाएंगे, देन अगेन उनके अंदर एक और माइटोसिस होगी तो 2 में से 4 सेल बनेंगे, आगे एक अनदर सेल डिवीजन होगी तो 4 में से 8 सेल बनेंगे, आगे और डिवीजन होती जाएंगे 8 में से 16, इस तरह से 32 मल्टीप्लाई होते जाएंगे ऐसे और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स बनेंगे। वो सब किसका नतीजा होता है, इस माइटोसिस का होता है। और माइटोसिस के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्लीवेज। क्लीवेज आर द सीरीज ऑफ माइटोटिक डिविजन्स। जो जाइगोट से आगे जो एक यंगवन बनता है तो उसके लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज हो। तो ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स कैसे हो रहा है कि लाइक कंटीन्यूअसली जो है सेल डिवीजन हो रही है, एक सेल में से 2, 2 में 4, 4 में से 8, 8 में से 16, इस तरह से सेल डिवाइड होते जाते हैं और ऐसे ट्रैवलिंग जो ओविडक्ट से होती हुई किस जगह तक आना है, यूटिरस में आना है। देन जो एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है, जैसे आम जबान में तो मोरिला कहते हैं हमारे लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से, तो इसका ऐसा मोरिला नहीं है। तो देन आगे और मजीद इसके अंदर जो एक स्टेज आता है जिसे कहते हैं लाइक ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक इनर सेल मास होता है और एक आउटर लेयर होता है जिसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। बुक के अंदर ऐसे टर्म मौजूद है और ये ब्लास्टोसिस्ट अलग से हम इसको तस्वीर को देखें, ब्लास्टोसिस्ट तो एक तो आउटर लेयर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और एक इनर सेल मास होता है। इनर सेल मास होता है, इसी में से एक यंग वन बनता है इनर सेल मास। इनर सेल मास इसी में से टोटल एक न्यू यंग वन बनता है और ये होता है ट्रोफोब्लास्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर होता है ट्रोफोब्लास्ट। और ओवरऑल ये स्टेज होता है ब्लास्टुला का स्टेज होता है, जिससे मोरिला के बाद ब्लास्टुला स्टेज होता है। ट्रोफोब्लास्ट देन क्या करता है, जैसे यू नो वेरी वेल ये सर्विक्स पार्ट है और देन आगे विजाइना पार्ट है। तो ये यहाँ से पास आउट नहीं होगा यकीनन, ओवर यूटेरस के अंदर जो वाल के अंदर पहले अटैच होगा, अटैच होने के बाद अपने आप को जो इन सर्किल कर लेता है, इम्प्लीटेट कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस से निकाला इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन नहीं, इस प्रोसेस से निकाला इम्प्लांटेशन। And implantation marks the start of pregnancy. Implantation का मतलब होगा जब एम्ब्रियो जो अपने आप को अटैच कर लेता है यूटेरस के अंदर, यूटेरस के वाल के अंदर जो अपने आप को अटैच करता है, इनफोल्ड करता है, इनसर्किल कर लेता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे implantation. And implantation marks the start of pregnancy. It marks the start of pregnancy. यूटेरस के वाल के अंदर जो है इम्प्लांटेशन का अमल होता है। तो कौन कौन से दिनों के अंदर जैसे ये चेंजेस आएंगे हमारे बुक के अंदर जो डायग्राम के जरिए जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम नोट करेंगे। जैसे अगर फर्टिलाइजेशन को हम तस्वर करें कि ये डे 1 है, फर्टिलाइजेशन डे 1 है, तो उसके बाद जैसे 2 सेल बनते हैं डे 2 को,
है, इसको जरा नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहली डिटेल जो होती है A2 को A2 को जो है 2 सेल बनेंगे और उसके बाद जैसे नेक्स्ट आगे देखते जाएंगे, जैसे 3 to 4 डे, 3 to 4 डे के अंदर जो है ये 4 सेल स्टेज बन जाता है 3 to 4 डे, और 4th डे को जैसे और मजीद एक बॉल ऑफ सेल बनता है, और उसके बाद जैसे 5th डे पे आप देखेंगे तो इसके अंदर एक स्टेप बनता है जैसे ट्रोफोब्लास्ट है, और 5th डे पे, और तकरीबन जैसे आखिर में जैसे लास्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट 8 to 9th डे पे जो इम्प्लांटेशन का अमल होता है, 8 to 9 डे पे जो इम्प्लांटेशन का अमल होता है। तो इस हवाले से ये चीजें आप ध्यान में रखें, कौन से डे पे जैसे कौन सा इवेंट हुआ है। फर्टिलाइज्ड ये जैसे हम जायगोट कहेंगे तो उसको जायगोट इज द डे 1, देन डे 2 को जो 2 सेल में डिवीजन 3 से 4 डे में 4 सेल 8 सेल, इस तरह से जो ये अमल हुआ है। जब तक जो है डेवलपिंग एनिमल यूटेरस की वाल के अंदर आके अपने आप को इम्पीडेंट ना करे, तब तक जो है इस तरह से ये अमल है। फिर जो क्या होता है कि इसी में से एम्ब्रियो बनता, फिर आगे जाके प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा यूटेरस के अंदर बनती है, जो आरजी होती है प्रेग्नेंट वुमेन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान बनती है, और उसी के साथ एम्ब्रियो कनेक्टेड होते हैं। वरना इनिशियली शुरू में जो से ये एम्ब्रियो जो अभी इतना वेल डेवलप्ड नहीं होता है, तकरीबन 8 to 9 डे तक जो यूटेरस की वाल के अंदर अपने आप को इम्पीडेंट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इसका जो टेक्स्ट पोर्शन है उसकी हम रीडिंग पे शुरू में आते हैं और बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 163 पेज है, उसकी रीडिंग पोर्शन पे आप आएंगे 163 पेज। After fertilization, the embryo undergoes development and migrates through the oviduct towards the uterus. जैसे वेयर ओवरी में से एग रेडी हुआ, इसका डिकॉम्बिनेशन हुई, जायगोट बना, देन उसके बाद ये माइग्रेशन हो रही है ओविडक्ट से यूटेरस की तरफ हो रही है, ओविडक्ट से यूटेरस की तरफ। The embryo then implants itself in the superior endometrium lining of the uterus. प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है जो हर एवरी 28 डेज में बनती है, शेड भी होती है। प्रिपेयर इस वजह से होती है कि अगर पॉसिबल फर्टिलाइजेशन हो तो उसको एम्ब्रियो को रिसीव किया जाए। तो यहाँ पे हमने एक अजम्पशन दी है कि जैसे अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उस एम्ब्रियो को रिसीव करना यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसके अंदर इसकी इम्प्लांटेशन होगी, फोल्डिंग होगी। पहले आपकी इसके साथ अटैच होगा, अटैच होने के बाद अपने आप को इम्पीडेंट करता है, वाल के अंदर इस अमल को कहते हैं इम्प्लांटेशन कहते हैं। अदरवाइज जैसे लाइक सर्विक्स भी है, विजाइना भी पास आउट हो सकता है, बट ये अपने आप को यूटेरस की वाल के साथ जो अटैच करता है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन कहते हैं। Placenta which is formed by both maternal and embryonic tissue. चैप्टर नेक्स्ट जो है उसके अंदर प्लेसेंटा का जिक्र है, हम वहीं पे आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा। आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फिर भी पेज नंबर 190 पे आप आएंगे तो उसमें आप देखेंगे प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर एक तरफ से मैटरनल ब्लड वेसल्स होती है, मैटरनल टिश्यूज होते हैं, और दूसरी तरफ से एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं। एक होते हैं इसके अंदर मैटरनल मदर के टिश्यूज होते हैं जिसकी तरह एक ऑर्गन होता है, एक तरफ से इसके अंदर जो मैटरनल टिश्यूज है ये मैटरनल टिश्यूज है, मैटरनल रेफर्स टू मदर है, मैटरनल टिश्यूज है, और दूसरी तरफ से जो है एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है, एक मैटरनल टिश्यूज है और दूसरे एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है। एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी मौजूद है जो फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शंस होती है, ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज है। तो दोनों टिश्यूज की कॉम्बिनेशन से ये जो ऑर्गन बना है, इस ऑर्गन का नेम होता है प्लेसेंटा होता है, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। इस ऑर्गन का डिस्क लाइक एक ऑर्गन होता है, आरजी बनता है, जब तक प्रेगनेंसी चल रही होती है तब तक ये होता है, उसके बाद ये रिमूव होता है वेजाइना से। तो एम्ब्रियो जो होता है अटैच होता है वो ब्लड वेसल्स के जरिए होता है, यहाँ से ब्लड वेसल्स होती है, एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका नेम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जैसे ये एम्ब्रियो के साथ अटैच होता है,
कॉर्ड इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। डोरी को, इस थ्रेड को जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उसे हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। मदर की तरफ से फूड एंड ऑक्सीजन, मदर की तरफ से फूड एंड ऑक्सीजन जो है एम्ब्रियो को मिलेंगे, और एम्ब्रियो के वेस्ट और CO2, वेस्ट और CO2 होंगे जो पहले प्लेसेंटा में और देन जो आउटगोइंग ब्लड वेसल के जरिए पास आउट होगा। तो जो प्लेसेंटा बनती है एक डिस्क लाइक ऑर्गन होता है, यूटेरस के अंदर होता है, जिसका काम होता है एम्ब्रियो को फूड एंड ऑक्सीजन देना। बदले में जैसे एम्ब्रियो के वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड है इनको रिमूव करना प्लेसेंटा के थ्रू मदर की सर्कुलेशन में जाना। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, जो मदर होती है, तो उसको लाइक 2 फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। एक अपनी जैसे मेटाबॉलिज्म होती है, नंबर 2 एम्ब्रियो की जैसे ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट होती है वो भी मदर की तरफ से मिलती है थ्रू ब्लड, किसके जरिए, इस प्लेसेंटा के जरिए। तो शुरू में तो प्लेसेंटा नहीं बनती है, बाद में बनती है। तो शुरू में जैसे ये अपने एम्ब्रियो जो स्ट्रक्चर बनी है अपने आप को इम्प्लांट कर रहा है यूटेरस के अंदर, तो इसी प्लेसेंटा के बारे में डिस्कशन है। ये प्लेसेंटा व्हिच इज फॉर्म्ड बाय बोथ maternal and embryonic tissues serve as a discoid organ, disc like organ एक होता है, circulate disc की तरह होता है, and facilitate the exchange of gases and nutrients between the fetal and the maternal circulation. Fetal refers to fetus, जैसे शुरू में ह्यूमन एम्ब्रियो जो होता है तकरीबन 9 वीक्स तक उसे एम्ब्रियो कहते हैं, और उसके बाद इसे फीटस कहते हैं। एम्ब्रियो को इसे फीटस कहते हैं, FETUS भी लिखते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश में FETUS लिखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर FOETUS लिखते हैं। शुरू में एम्ब्रियो होता है, बाद में इसे हम फीटस कहते हैं टिल द बर्थ। तो फीटल रेफर्स टू एम्ब्रियोनिक और फीटस की स्ट्रक्चर। फीटल तो इस फीटस को शो करता है, ये फीटल कोई नया वर्ड नहीं है। फीटल रेफर्स टू फीटस, फीटस इज द एम्ब्रियो। Fetal circulation. Initially, the corpus luteum, a temporary structure formed in the ovary after ovulation. So you know very well. Next page पे आते हैं, यहाँ पे कोई point नहीं है, जगह नहीं है। Next page पे like आप सब स्टूडेंट को मालूम, हम 2-3 दिनों से पढ़ रहे हैं कि कार्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन होती है तो कार्पस ल्यूटियम रिटेन होता है। कार्पस ल्यूटियम रिटेन होता है तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहता है। जब तक कार्पस ल्यूटियम मेंटेन है तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता रहता है। इनिशियली ये कार्पस ल्यूटियम होती है, बाद में क्या होता है कि बाद में जो प्लेसेंटा बन जाती है। जब प्लेसेंटा बन जाती है तो लाइक एक ईस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्लेसेंटा जो प्रोड्यूस करती रहती है। जैसे पहले आप देखिए प्रोजेस्टेरोन का सोर्स क्या था, प्रोजेस्टेरोन का सोर्स था कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम तकरीबन 3 मंथ्स तक कार्पस ल्यूटियम होता है। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम के बाद जब प्लेसेंटा बन जाएगी तो यही जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है अब ये प्लेसेंटा प्रोड्यूस करेगी, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करेगी। You know very well कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। कैसे? जब तक ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन मौजूद है तो FSH रिलीज नहीं होगा। FSH रिलीज नहीं होगा तो जैसे एक नया ओवेरियन साइकिल है वो स्टार्ट नहीं हो सकता, सिंपली मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकती जब तक प्रोजेस्टेरोन ब्लड के अंदर मौजूद है। आप रिकॉल करें 28th डे पे जैसे कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है। इसका मतलब है मेंस्ट्रुएशन को जिसने रोका था वो हार्मोन था, वो प्रोजेस्टेरोन था। तो मेंस्ट्रुएशन अगर होगी तो जाहिर है कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो सकती। इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन के रोल को हम कहते हैं कि इट मेंटेन्स द हेल्प्स टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर ये हार्मोन ना होता तो यकीनन जैसे मेंस्ट्रुएशन होती और मेंस्ट्रुएशन होती तो प्रेगनेंसी मेंटेन ना हो पाती। इसलिए एक सिंगल वर्ड हम पहले जो जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे तब हमने नोट किया था कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है मेंटेन द प्रेगनेंसी, इस सेंस में प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। इसी तरह से इस कार्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करता है? जरूरी है कि कार्पस ल्यूटियम ही तो मेंटेन हो। कोई जो है प्रोजेस्टेरोन
इनिशियली प्लेसेंटा एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इनिशियली जब प्लेसेंटा बनेगी तो इनिशियली जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी प्लेसेंटा, जिसका नेम होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस HCG, और HCG का काम होता है इट मेंटेन्स कार्बस न्यूट्रल। HCG का काम होता है इट मेंटेन्स कार्बस न्यूट्रल। लेटर बाद में जो है लेटर प्लेसेंटा जो है ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, फिर कार्बस न्यूट्रल की कोई जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो प्लेसेंटा शुरू में इनिशियली जो है HCG हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, जिसका काम होता है कार्बस न्यूट्रल को मेंटेन करना। कार्बस न्यूट्रल अगर होता रहेगा, बाद में क्या होगा, बाद में जैसे ये खुद प्लेसेंटा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करेगी, खुद जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती रहेगी, फिर प्लेसेंटा भले और फिर कार्बस न्यूट्रल भले रीजनरेट हो जाए, कोई इश्यू नहीं दिखा। मेन काम तो उसका था ही, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्लेसेंटा ही प्रोड्यूस करेगी। तो प्लेसेंटा की इतने इंपॉर्टेंट रोल है, फंक्शन है। रीडिंग पे हम आएंगे, तो हम रीडिंग कर रहे थे 163 पेज में, उसी को देखें। So initially the carpus luteum जो एक temporary structure formed in the ovary after ovulation is sustained by human chorionic gonadotropin HCG। H स्मॉल लिखते हैं, पता नहीं हमारे बुक में H कैपिटल है, बाकी CG कैपिटल होगा। Produced by placenta, later on the placenta takes over the production of progesterone and estrogen। बाद में जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का काम खुद प्लेसेंटा ही करेगी। तो आगे इनका रोल क्या होगा, progesterone and estrogen has a dual function. It inhibits the activity of anterior pituitary gland to prevent the maturation of the new follicle and sustaining the endometrium lining of the uterus। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के जैसे फंक्शन के हवाले से है कि डुअल फंक्शन है। डुअल की मीनिंग होती है डबल, दो। एक तरफ से इन हार्मोन की वजह से जैसे FSH की सिक्रीशन स्टॉप होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेंगे कि आप जो है FSH रिलीज ना करें, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहेंगे कि FSH रिलीज ना करें। अगर FSH रिलीज होता है तो एक नया, जैसे आपको पता है कि ओवेरियन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, और जैसे यकीनन पहले स्टेज में तो मेंस्ट्रुएशन होगी, तो उसको रोकने के लिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल होता है। दूसरा काम, जैसे आपने पढ़ा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो आखिरी जो तीसरा फेज था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, उसके अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन, जिसका काम क्या था यूटेराइन लाइनिंग को मजीद थिक, वेस्कुलर और एक्सपेंड करना। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के ये डुअल फंक्शन हुए, एक तरफ से FSH को स्टॉप करे और दूसरी तरफ से यूटेराइन लाइनिंग को मजीद थिक, वेस्कुलर और एक्सपेंड करे। तो ये दोनों काम जैसे यकीनन इन दोनों हार्मोन, इस एस्ट्रोजन एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH रिजल्ट इन द डिक्रीज लेवल ऑफ FSH and estrogen concentration rises। This decrease in FSH serves as a signal for the pituitary gland to response point वो previous पेज की हो गई, endometrium lining of the uterus, thus eliminating the need for the carpus luteum। ठीक है ना, तो जाहिर है जब प्लेसेंटा बन जाएगी तो फिर कार्पस ल्यूटेम की कोई भी जरूरत नहीं होगी। 164 पहले मोबाइल प्लग पे रिकॉर्डेड करें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन सीज टू अकर, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है जब भी इतने अरसे तक 9 मंथ्स तक जैसे प्रेगनेंसी चलती है, जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, उसके दौरान कोई भी जैसे नो मेंस्ट्रुएशन, कोई भी मेंस्ट्रुएशन का अमल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज़ प्लेसेंटा जो कंटीन्यूअसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती रहेगी प्लेसेंटा में इस तक, और इसी वजह से जो प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ना होता तो प्रेगनेंसी भी मेंटेन ना हो पाती। तो उसके लिए जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अब नेक्स्ट जो है हेडिंग है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन। हालांकि इनको हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन। खास तौर पे ईस्ट्रोजन के तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो काफी बार हमने पढ़े, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के फंक्शंस, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शंस। तो स्पेशली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इट मेंटेन्स द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनके साइकिल को जो मेंटेन करवाना।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड साइकिल्स को मेंटेन कराना, ये जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है। प्लस में ईस्ट्रोजन हार्मोन का एक और भी रोल होता है, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स आर रेगुलेटेड बाय ईस्ट्रोजन हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के अंदर यू नो वेरी वेल, जैसे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं तो फैट की डिपोजिशन होती है, फैट की डिपोजिशन होती है हिप्स रीजन में होती है, और जैसे वॉइस में चेंज या हाई पिच वॉइस होता है फीमेल्स के अंदर, या जैसे हेयर्स की ग्रोथ होती है, जो सर्टेन एरिया के हेयर्स की ग्रोथ होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक की हेडिंग में आती है। या जो पेल्विक गिल्टल है, वाइटनिंग उसमें होती है, पेल्विक गिल्टल की जो वाइटनिंग होती है, वाइटनिंग की फीलिंग होती है, जैसे जाहिर है उसकी साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई है कंपेयर्ड टू मेल पर्सन, जो पेल्विक गिल्टल उसकी वाइटनिंग होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। फैट की डिपोजिशन होती है हिप्स में, वॉइस हाई पिच हो जाता है, सर्टेन एरिया में हेयर्स आती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, पेल्विक गिल्टल की वाइटनिंग होती है। इन कैरेक्टर्स को कहते हैं ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो रीडिंग में है हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन play a crucial role for the proper development and functioning of the female reproductive system as well as the manifestation of the secondary sex characteristic. Estrogen hormone is a vital hormone that plays a pivotal role in the development of female reproductive organs, and it is accountable for the manifestation of the female body characteristic, including the distribution of the body hairs and fats, as well as breast development. The female body typically exhibits curvaceous physical, curvaceous physical, curvaceous physical, फिजिक कहते हैं ओवरऑल जिस्मानी जो बनावट होती है उसे कहते हैं फिजिक कहते हैं। कर्वेशियस फिजिक का मतलब होता है जो फीमेल्स की ओवरऑल जो बॉडीज होती है वो उसके अंदर जो कर्व होती है, कर्वेशियस फिजिक, जिसे हम कहते हैं कर्वेशियस फिजिक। और ये भी जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। This is regulated by the हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, कर्वेशियस फिजिक। कर्वेशियस फिजिक की मीनिंग होती है जैसे चेस्ट रीजन जैसे वाइड होती है, और हिप्स रीजन में या पेल्विक गिल्टल में भी जैसे वाइडनिंग होती है जो अभी हमने पढ़ा। प्लस में हिप्स रीजन में जो है फैट की डिपोजिशन होती है, तो इस वजह से जो कर्वेशियस बॉडी होती है, कर्वेशियस, तो इस ऐसी बॉडी को कहते हैं कर्वेशियस बॉडी बिकॉज़ ऑफ एस्ट्रोजन इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। इसी वजह से तो एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन कहते हैं। Why female hormone? Because it maintains a secondary sex characteristic. Secondary sex characteristic. Curvaceous physique as compared to the male body. तो मेल की जो बॉडी होती है वो इतनी कर्वेशियस नहीं होती है as compared to फीमेल, उसके अंदर कर्वेशियस बॉडी होती है। So primarily due to the increased deposition of the subcutaneous adipose tissue and the wider pelvic girdle, hormone progesterone is a requisite factor in the process of breast development. एक एडिशनल फंक्शन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो है जाहिर है इसमें जो है एस्ट्रोजन हार्मोन पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी होना जरूरी होता है ताकि जो है ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी फंक्शन जैसे हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर। बाकी तो सारे जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, दे आर मेंटेन्ड बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन। एक दो बार पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या पाएंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर्स का मतलब होता है जैसे हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें जीआईटी डिसऑर्डर्स पढ़े थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़े थे। और इसी तरह से जो हम इंटर क्लास में आए तो लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी डिसऑर्डर, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़े, मस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़े, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर पढ़े। इसी तरह से एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अगर हार्मोन की कंसंट्रेशन कम रिलीज होती है या ज्यादा रिलीज होती है वो भी डिसऑर्डर है, वो भी हमने पढ़े थे। तो सिमिलरली अभी हम जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इनके अंदर भी सर्टेन डिसऑर्डर्स होते हैं। जाहिर है जब डिसऑर्डर होंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉपर
वर्क ना करना मतलब क्या? मतलब ये है कि यंग वन की जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो सकेगी। उसके लिए जरूरी है कि हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे तो आगे एक नई नस्ल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसी तरह से जो डिसऑर्डर्स हैं वो मेल साइड, क्योंकि मेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों के अंदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो ओवरऑल एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर्स होंगे तो यंग न्यू ऑफस्प्रिंग या एक नई जनरेशन पैदा नहीं हो सकेगी। नई जनरेशन पैदा नहीं होती है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे इनफर्टिलिटी। फर्टाइल का अपोजिट इनफर्टाइल, यानी फर्टिलिटी यानी यंग वन को रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत नहीं होगी। यंग वन को रिप्रोड्यूस ना करना तो उसमें जो है मेल एज वेल एज फीमेल दोनों जो है उनके सिस्टम में अगर कोई डिसऑर्डर होगा, कोई एरर होगा, कोई फॉल्ट होगा, कोई डिजीज होगी तो इस वजह से यंग वन जो प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे मेल साइड की इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स हैं, तो मेल साइड में नंबर वन जो फैक्टर है वो स्पर्म्स के हवाले से है। जैसे स्पर्म नॉर्मल स्पर्म की जो शेप होती है उसमें जो तीन पार्ट होते हैं, जैसे एक जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हेड कहते हैं। हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, दूसरा पार्ट होता है मिडिल पीस होता है और तीसरा पार्ट जो होता है वो टेल होता है। एक होता है मिडिल पीस होता है और मिडिल पीस के बाद वो एक हेड रीजन है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। हेड इज आल्सो कॉल्ड द एक्रोसोम, जैसे आपको पता है एक्रोसोम। हेड इज आल्सो कॉल्ड द एक्रोसोम। मिडिल पीस के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होती है और टेल का काम होता है जैसे मूवमेंट करना। तो यू नो वेरी वेल कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वेजाइना इज द पार्ट वेयर स्पर्म्स आर रिसीव। स्पर्म्स को रिसीव करना ही वेजाइना का काम होता है। देन जो है ये ट्रैवल करके जो अपर थर्ड ऑफ ओविडक्ट तक जाते हैं। अपर थर्ड ऑफ ओविडक्ट, अगर अपर थर्ड ऑफ ओविडक्ट तक नहीं जाएगी तो जाहिर है आपने पढ़ा है जाइगोट की फॉर्मेशन तो इस तरह जो जरूरी है कि लाइक जो है ये मूव करें, ट्रैवल करें, स्विम करें। अगर स्विम करने की एबिलिटी नहीं होगी, स्विम करने की एबिलिटी नहीं होगी तो ये फर्टिलाइजेशन का अमल नहीं हो सकेगा। तो एक स्पर्म की जो शेप है वो नॉर्मल होनी चाहिए। क्यों नॉर्मल होनी चाहिए? बिकॉज कुछ ऐसे भी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जिनके अंदर टेल नहीं होता है। अगर टेल नहीं होगा तो इसमें जो स्विमिंग की एबिलिटी, ट्रैवल की एबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी नहीं होगी। और मूव करके अगर वेजाइना रिसीव भी करे स्पर्म पर ओविडक्ट तक अगर नहीं पहुंचे स्पर्म के अंदर जैसे हेड जैसा देन क्या होता है कि देन उसके अंदर भी जैसे मूव करने की नहीं होगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगी। इंपॉर्टेंट फिगर है पेज नंबर 153 पेज है 153 पेज। इधर एक ब्लू बॉक्स जो बना हुआ है उसके अंदर एक फिगर मौजूद है। Each ejaculation of human male averages between 2 to 5 milliliter of the semen, और इस 2 to 5 milliliter of the semen के अंदर it contains 2 to 100 to 300 million sperms। तो सिंपली नॉर्मल स्पर्म जो काउंट होता है वो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स का होना जरूरी है। अगर इससे स्पर्म काउंट कम होता है, किसी रीजन की वजह से स्पर्म काउंट कम होता है, तो भी उस मेल पर्सन के अंदर ये एबिलिटी नहीं होगी कि स्पर्म को जो एक सेल में जाकर फर्टिलाइज करे। तो यानी सिंपली ये होगा कि स्पर्म का काउंट कम होगा। स्पर्म का जब काउंट कम होता है उसे कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो लफ्ज की मीनिंग ही होती है फ्यू होती है, यू नो वेरी वेल। स्पर्मिया रेफर्स टू स्पर्म, फ्यू स्पर्म, यानी जो नॉर्मल काउंट होता है उससे कम स्पर्म प्रोड्यूस होना। हमारे बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर एक फिगर भी दी गई है 20 मिलियन स्पर्म से अगर कम होंगे तो देन उस पर्सन में ये एबिलिटी नहीं होगी कि वो एक सेल को फर्टिलाइज करे। इस कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो लफ्ज को आप नोट करें, फ्यू, स्पर्मिया यानी स्पर्म का काउंट जो है वो कम होगा। लेस देन अगर
20 मिलियन स्पर्म पर एजेकुलेशन होंगे तो उसके अंदर स्पर्म के ऐसे मेल पर्सन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी वो नहीं होगी, नंबर 1। इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन है अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया अजूस्पर्मिया का मतलब होता है कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं होती है, नो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। जैसे सीमेन तो स्पर्म कंटेनिंग फ्लूइड होती है, बाकी ग्लैंड्स के अंदर तो सीक्रेशन प्रोड्यूस होगी, पर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होंगे। स्पर्म अगर नहीं प्रोड्यूस होंगे तो ऐसे पर्सन में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी, फर्टिलिटी की एबिलिटी, यंग वन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होगी। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड अजूस्पर्मिया। ठीक है, दोनों टर्म्स हमारे बुक के अंदर डिस्कस है, तो थोड़ी सी इस हेडिंग को देखेंगे। abnormal sperm production or function. Microscopic examination of semen is typically used for determination the sperm's quantity, yani number of sperm, concentration, motility, and morphology, shape, shakal. Amount of sperm in ejaculation is known as the sperm count, यानी एक टिपिकल ejaculation जैसे अभी हमने पॉइंट जो ब्लू बॉक्स के अंदर पड़ी थी 2 to 5 मिलीलीटर ऑफ सीमेन होती है, उसके अंदर 200 to 300 मिलियन जो स्पर्म्स होते हैं। अगर उन स्पर्म्स का जो काउंट किया जाए तो अगर वो 20 मिलियन से बिलो होंगे तो इस कंडीशन को कहेंगे ओलिगोस्पर्मिया। और ओलिगोस्पर्मिया में जो है इसे एबिलिटी नहीं होती है कि फर्टिलाइज कर सके। A disease known as azoospermia, which results in the complete lack of spermatozoa ejaculation, can sometimes be the cause of male infertility. अगर जो उसमें स्पर्म नहीं होंगे तभी, जैसे जाहिर है स्पर्म नहीं होंगे तो फर्टिलिटी का जो मतलब वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मजीद कर लेते हैं दूसरे डिसऑर्डर्स में। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा जो एक आपका टॉपिक रहता है जो बिहेवियर का, अगर ग्रुप में मैसेज आता है तो आप शायद कल आप रखें। एक 1 डे का टॉपिक है वो ऑनलाइन जो आपको कार्य वो करें, अगर ग्रुप में मैसेज आएगा।